हेलो स्टूडेंट्स, नोबल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हम क्लास 10th इसका अध्याय नंबर 2 संघर्षकालीन भारत जो 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक का ये पूरा पाठ्यक्रम है। इसमें अलग अलग राजवंशों और उनके शासकों की उपलब्धियां और जानकारियां, युद्धों के बारे में भी वर्णन मिलता है। हम बात करते हैं पहले 1206 ईस्वी के पहले की कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसके समय, किन पर क्या हुआ परिणाम, इनके बारे में अमर खलीफा की बात करते हैं। अमर खलीफा के समय भारत में अरबों का पहला आक्रमण, जैसे अमर खलीफा की बात करते हैं तो अमर खलीफा के समय 636 ईस्वी में 636 ईस्वी में अमर खलीफा के समय अरबों का आक्रमण भारत पर हुआ। अमर खलीफा नाम का अरब आक्रमणकारी था। उसने सबसे पहले समुद्री मार्ग पर, समुद्री आक्रमण में ठाणे पर आक्रमण हुआ। समुद्र मार्ग से समुद्री आक्रमण उसने भारत में सबसे पहले ठाणे कह सकते हैं अपन, उसको थाने भी कह सकते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के ठाणे भाग पर अमर खलीफा के समय अरबों ने आक्रमण किया था। उसके बाद बड़ोच पर भी आक्रमण हुआ। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात, डेबाल बंदरगाह जो सिंध के अंदर है, उस समय अखंड भारत था, तो डेबाल बड़वास बंदरगाहों पर भी इन्होंने आक्रमण किया। लेकिन एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है चचनामा। इस चचनामा में लिखित है कि अमर खलीफा के समय विभिन्न समुद्री मार्गों से भारत के समुद्री बंदरगाहों पर आक्रमण किया गया, लेकिन इसमें वे असफल रहे, सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। उसके बाद दूसरा अरब आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, जिसका संघर्ष है 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत पर आक्रमण करने के लिए आया, और इसका युद्ध, मोहम्मद बिन कासिम का युद्ध सिंध के शासक दाहिर सेन से हुआ। दाहिर सेन से युद्ध हुआ। ये महत्वपूर्ण बात है, विचार करने की बात है। दूसरा अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी की बात है। मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा, जिसका नाम क्या था, दाहिर सेन से भीषण युद्ध हुआ। समस्त राजपूत शासकों ने मोहम्मद बिन कासिम की सेना पर टूट पड़े और गर्जना करते हुए मोहम्मद बिन कासिम की सेना भागने वाली थी। युद्ध समाप्ति की और लगभग आ चुका था, परंतु इतने में कहीं से एक तीर आकर हाथी पर बैठे हुए दाहिर सेन को लग गया और दाहिर सेन 712 वाले युद्ध में मारा गया। परंतु फिर भी राजकुमार जेसिया व साम्राज्ञी रानीबाई किले की रक्षा के लिए लड़ते रहे। इन्होंने हार मरते दम तक नहीं मानी। उसके बाद अगली अपन बात करते हैं 713 में भी मुल्तान पर इसने भी आक्रमण किया था। मुल्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में, वहां पर भी आक्रमण किया था। और ये जो मोहम्मद बिन कासिम का जो युद्ध है, ये युद्ध आपको चचनामा पुस्तक में मिलता है। चचनामा पुस्तक के अंदर ये पूरा वर्णन आपको दाहिर सेन और मोहम्मद बिन कासिम के बीच 712 के युद्ध की घटना का वर्णन मिलेगा। उसके बाद महमूद गजनवी द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, और ऐसा माना जाता है गुजरात के सोमनाथ मंदिर को उसने लूटा था। और मोहम्मद गजनवी ने अपने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और सोमनाथ भारत का प्रसिद्ध मंदिर था, उसमें सारा सोना लूट करके ये ले गया था, और बार बार आता, बार बार आक्रमण करता। उसके बाद महमूद गजनवी और महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी।
मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी भारत आया। भारत आते सबसे पहले इसको चालुक्य शासक भीम सिंह द्वितीय ने, जो गुजरात का राजा था, उसने मोहम्मद गौरी को हराया था। उसके बाद ये फिर भाग जाता था। ये तुर्क था, गौरी प्रदेश का था, तुर्क का था। उसके बाद फिर उसने भारत पर आक्रमण किया। उस समय हमारे भारत के शासक चौहान वंश का अंतिम प्रतापी राजा, जिसका नाम पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, जो 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध हुआ और उसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जीत हुई। उसके बाद फिर से एक साल बाद 1192 ईस्वी में फिर तराइन के मैदान में दूसरा युद्ध हुआ। तराइन का मैदान हरियाणा में युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हो गई और भारत में मुस्लिम राज्य की शुरुआत हो गई। मोहम्मद गौरी जब भारत आया था तो उसने एक काजी से एक महत्वपूर्ण बालक को खरीद के लेके आ गया, जिसको गुलाम कहा जाता है, और उस गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और 1206 में लगभग कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत के अंदर एक महत्वपूर्ण वंश की स्थापना करता है, जिसका नाम है गुलाम वंश। गुलाम वंश, गुलाम वंश व दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत की बात अपन करें तो 1206 ईस्वी में 1206 ईस्वी में स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये भी आपको एक महत्वपूर्ण जानना है। कुतुबुद्दीन एक गुलाम था किसका? मोहम्मद गौरी का, और उसको एक काजी से खरीद करके लेके आया था। बहुत होशियार चतुर बालक था और उसकी होशियारी और चतुरता को देखकर मोहम्मद गौरी ने इसको अपना सेनापति बना लिया था। उसके बाद में इसको भारत का शासन सौंप दिया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में भारत के अंदर गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक की पहले राजधानी थी लाहौर, पहले इसकी राजधानी थी लाहौर, और उसके बाद उसने अपनी राजधानी बनाई दिल्ली को। पहले इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर, उसके बाद उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? दिल्ली को बनाई। अब इसके बाद आगे की अपन बात करते हैं। गुलाम वंश को इसको यामिनी या इसको इलबरी भी कहा जाता है, इलबरी भी कहा जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। इलबरी या यामिनी भी इसको कहा जाता है। गुलाम वंश के दो अन्य नाम यामिनी या इलबरी। उसके बाद बात अपन करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जो अजमेर में भी उसने अपना प्रशासन चलाया था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद अजमेर तक पृथ्वीराज का, दिल्ली से अजमेर तक पृथ्वीराज का राज था। तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था अपने शासन काल में। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, यानी 2.5 दिन में, 2.5 दिन के अंदर, 2.5 दिन में ये झोपड़ा बनाने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में, एक बहुत बड़े मुस्लिम संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी स्मृति में दिल्ली के अंदर ये तो बनाया उसने। अजमेर के अंदर, अजमेर में बनाया। उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुब मीनार की प्रथम मंजिल का निर्माण इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार की प्रथम मंजिल का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। उसके बाद 1210 ईस्वी के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर के अंदर चौगान या पोलो का खेल खेलते समय वो मर जाता है। यानी लाहौर के अंदर पोलो या चौगान का खेल खेलते समय लाहौर में
पोलो, जिसको चौगान का खेल कहा जाता है, चौगान का खेल, खेलते समय ये घोड़े से गिर जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। एक महत्वपूर्ण बात कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श कि किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है, तो उसका उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और परीक्षा में पूछ ले कि 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 1 नंबर का प्रश्न आ जाए कि कुतुब मीनार की प्रथम मंजिल का निर्माण किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन सा गुलाम वंश का शासक जो पोलो या चौगान का खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर मर गया, तो उसका आंसर भी क्या होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद 1210 से 1236, 1210 से 1236 ईस्वी की बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी अपना एक गुलाम लेके आया था जिसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1210 से 1236 में अगला जो गुलाम वंश का शासक बना वो बना इल्तुतमिश। इल्तुतमिश भी एक बहुत अच्छा शासक था। वो ऐबक का दामाद और उसका उत्तराधिकारी था। ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद, उसके बाद गुलाम और उत्तराधिकारी, तीनों बातें आप देख लीजिए। उत्तराधिकारी भी था, गुलाम भी था, ये देख लीजिए आप। इल्तुतमिश 1210 में राजपाट पर बैठता है। ये ऐबक का दामाद भी है। ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था, तो उसने भी एक गुलाम खरीदा, उसका नाम था इल्तुतमिश। उसके बाद इल्तुतमिश ने अपना राजकार्य शुरू किया, जो कुतुबुद्दीन द्वारा जो प्रथम मंजिल के बाद में कुतुब मीनार का जो शेष कार्य है वो इसने पूरा किया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का शेष कार्य पूरा किया। इसने रणथंभौर के शासक पहलादन को पकड़ करके दिल्ली लेके आया और उसको मार दिया। यानी कहने का मतलब है पहलादन को मारा, रणथंभौर को जीता, मालवा को जीता। तो इस प्रकार से इसने भी अपने जीवन में अनेक महत्वपूर्ण उपाधियां धारण की थी। उसके बाद में अगली बात अपन इल्तुतमिश की करें तो इल्तुतमिश ने अपने जीते जी अपनी बेटी जिसका नाम था रजिया सुल्तान, अपने जीते जी इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। परंतु इल्तुतमिश नियुक्त कर देता है, परंतु कई सामंत, विद्रोही सामंतों ने क्या किया कि इसके बड़े बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को क्या बना देते हैं, राजा बना देते हैं। इल्तुतमिश के जीते जी ही रुकनुद्दीन को राजा बना देते हैं। परंतु तुर्क अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को हटाकर रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका बनी। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका बनी। ये भी एक सोचने का विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान अपने शासन कार्य में राज दरबार में पुरुषों के कपड़े पहन करके घूमती थी, जैसे कोबा कहते हैं कोट को, कुल्ला कहते हैं टोपी को। तो अपने पिताजी जब राजपाट करते थे तो आराम से पुरुषों के कपड़े पहन करके घूमती थी, पुरुषों की तरह आचरण और व्यवहार करती थी। तो इसी कारण इल्तुतमिश ने अपने जीते जी इसको उत्तराधिकारी बना दिया कि ये मेरी बेटी राजपाट कर लेगी और इसका इतिहास में नाम अमर हो जाएगा। लेकिन इसके बड़े बेटे, इसके भाई इसके दुश्मन बन गए। बड़ा भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह
जो अन्य सामंतों के साथ मिला हुआ था और खुद राजपाट पर बैठ गया। फिर तुर्क अमीरों ने इसका विरोध कर दिया और उस फिरोज शाह को हटाया और फिर रजिया सुल्तान को शासिका बना दिया। रजिया सुल्तान शासिका बनने के बाद में उसने एक काम गलत कर दिया कि उसने गैर तुर्क को अपना एक बड़ा पदाधिकारी असुसाला का पदाधिकारी बना दिया, जमालुद्दीन याकूत को। जमालुद्दीन याकूत को रजिया सुल्तान ने असुसाला का प्रधान बना दिया। इस कारण तुर्क, जो अरब देश के जो तुर्क अमीर है, वे रजिया सुल्तान से नाराज हो गए और नाराज होने के बाद में उन्होंने रजिया को समाप्त करने की योजना बनाई और दो महत्वपूर्ण सामंतों को रजिया को मारने के लिए भेजा, जिनमें एक नाम आया है अमीर अकूर का पद तो इसको दिए ही था। उसके बाद एक नाम आया महत्वपूर्ण जिसका नाम है मलिक। मलिक नाम था जो बठिंडा का गवर्नर था, वो आया और उसने मोहम्मद शाह को उसने अपना शासन कार्य सौंप दिया। उसके बाद एतगिन को उसने मरवा दिया था। तो रजिया सुल्तान ने एतगिन को मरवाने के बाद रजिया सुल्तान ने इसका लाभ लेने के लिए उसने भी महत्वपूर्ण काम किया और उसने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद में 1290 के आसपास अल्तुनिया और रजिया सुल्तान को मार दिया गया। इस प्रकार से रजिया सुल्तान का इतिहास भी समाप्त हुआ। उसके बाद अगला जो शासक बने इसमें बहराम शाह, उसके बाद में मंसूर शाह और नासिरुद्दीन। उसके बाद अगला शासक बना गयासुद्दीन बलबन, जो महत्वपूर्ण शासक में आता है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन इल्तुतमिश के 40 गुलामों के दल का प्रमुख था। इल्तुतमिश के 40 गुलामों के दल का प्रमुख था, जिसको अपन चहलगान कह सकते हैं, 40 गुलाम चहलगान कह सकते हैं। बलबन ने अपने जीवन में महत्वपूर्ण 2 काम किए। बलबन का जीवन देखिए आप। बलबन ने एक तो सिजदा प्रथा चलाई, सिजदा प्रथा, एक था पाबोश। सिजदा प्रथा और पाबोश प्रथा। सिजदा का मतलब है सम्राट के दरबार में, सम्राट के दरबार में सिर झुकाना, सिर झुकाकर नमस्कार करना, एक तो ये महत्वपूर्ण। दूसरा पाबोश प्रथा में क्या था, सम्राट के पैरों में गिरकर सम्राट के पैर चूमना, ये महत्वपूर्ण बात, ये परंपरा उसने अपने दरबार में शुरू की। उसके बाद में उसने अपने दुश्मनों के प्रति लौ और रक्त की नीति, बलबन ने दूसरा भाग अब क्या अपनाया अपने शासनकाल में, लौ और रक्त की नीति। लौ और रक्त की नीति इसने अपनाई। लौ और रक्त की नीति में क्या था, बलबन लौ और रक्त की नीति में क्या था कि शत्रु पुरुषों को मार देना और उनकी पत्नी और बच्चों को बंदी बना लेना, ये लौ और रक्त की नीति कहलाई। लौ और रक्त की नीति परांतक प्रथम ने, चोल शासक परांतक प्रथम ने भी लौ रक्त की नीति अपनाई थी। तो वापस गुलाम वंश का अंतिम, ये गुलाम वंश का एक शक्तिशाली शासक था बलबन, गयासुद्दीन बलबन। इसका सही नाम उलूग खां है, उलूग खां इसका सही नाम है। और बलबन, गयासुद्दीन बलबन ने अपने प्रथा में सिजदा प्रथा और पाबूस प्रथा, सम्राट के दरबार में सिर झुकाकर नमस्कार करना सिजदा, पाबूस का मतलब सम्राट के पैरों को चूमना। उसके बाद बलबन ने लौ और रक्त की नीति अपनाई। इसमें क्या था, शत्रु पुरुषों को मारना और उनकी पत्नी और बच्चों को बंदी बना लेना, ये लौ और रक्त की नीति कहलाता है। उसके बाद बलबन का अगला काम है राजत्व सिद्धांत। राजत्व सिद्धांत, बलबन के राजत्व सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो बलबन के राजत्व सिद्धांत का मतलब है राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। बलबन का राजत्व सिद्धांत, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, दूत है, राजा को ईश्वर के द्वारा प्रदत्त शक्तियां प्रदान है। इस कारण वो
इस धरती पर शासन कार्य करता है। उसके बाद राजा पर ईश्वर की अनुकंपा है, राजा जनसाधारण वर्ग से भिन्न है, अलग है। तो इस प्रकार की ये राजनीतिक सिद्धांत के अंदर उसने नियम बनाए, ये इनका राजत्व सिद्धांत कहलाता है। उसके बाद अगली अपन बात करते हैं दीवाने आरिज। मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए बलबन के शासन काल में मंगोलों के आक्रमण का थोड़ा इसको भय था, तो मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए इसने दीवाने आरिज नाम का एक महत्वपूर्ण संस्था बनाई। दीवाने आरिज का मतलब हो गया सैन्य विभाग। दीवाने आरिज का मतलब हो गया सैन्य विभाग। सैन्य विभाग, दीवाने आरिज का मतलब हो गया सैन्य विभाग। उसके बाद अगली बात करते हैं इल्तुतमिश की तरह बलबन ने भी अपने जीते जी उसने अपने बड़े पुत्र मोहम्मद के पुत्र के खुसरो को शासक नियुक्त कर दिया। बलबन ने के खुसरो को शासक नियुक्त किया, लेकिन कुछ विद्रोहियों ने, कुछ सामंतों ने क्या किया, इसके दूसरे बेटे जिसका नाम था बुगरा खां, और बुगरा खां के बेटे केकुबाद को उसने राजगद्दी पर बैठा दिया। केकुबाद को लकवा मार गया। लकवा मारने के बाद में केकुबाद चलने फिरने में असमर्थ था, शासन कार्य पूरा नहीं कर पाता था। तो केकुबाद ने अपने जीते जी अपने 3 वर्षीय पुत्र क्यूनिमस को अपना शासक नियुक्त कर दिया। और केकुबाद के शासन में उस समय जलालुद्दीन खिलजी जो रहता था, सेनापति का काम करता था, जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने मौका पाकर केकुबाद जो लकवाग्रस्त था उसकी हत्या कर दी। उसके बाद क्यूनिमस का वो संरक्षक बना। एक 3 साल का बच्चा क्यूनिमस जो गुलाम वंश का अंतिम शासक, कोई भी परीक्षा में प्रश्न पूछे कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, क्यूनिमस। तो क्यूनिमस जो 3 साल का था, थोड़े समय तो क्यूनिमस का वो जलालुद्दीन खिलजी शासक के रूप में, संरक्षक के रूप में काम किया। उसके बाद एक दिन मौका पाकर के उसने क्यूनिमस की भी हत्या कर दी और भारत में अगले वंश का उदय हुआ जिसको हम कहते हैं खिलजी वंश। तो यहाँ तक हमने बातें पढ़ी हैं गुलाम वंश के बारे में। पहले अरबों का आक्रमण, अमर खलीफा, मोहम्मद बिन कासिम, दाहिर सेन का युद्ध, महमूद गजनवी का युद्ध, महमूद गोरी ने 1191-92 युद्ध जैसे किए महत्वपूर्ण युद्ध। फिर गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन, फिर इल्तुतमिश, फिर बलबन, रजिया सुल्तान, उसके बाद में क्यूनिमस अंतिम शासक रहा है। तो इस प्रकार से अंतिम शासक क्यूनिमस के बाद में भारत में अगला खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। तो बच्चों और कोई समस्याएं, कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, इससे भी अच्छी जानकारी और आपको दी जाएगी। धन्यवाद।